च1 इट्स अ फर्स्ट नाइट बेबी श्री गणेशाय नमः। कपूर विला। कपूर विला जो कि बहुत ही लग्जरियस विला है, ये मुंबई के मालाबार हिल्स में मौजूद है। यह विला द काव्यांश कपूर का है। इसी विला के एक मास्टर बेडरूम में एक लड़की जो बहुत ही प्यारी सी डरी सहमी बैठी हुई थी। बाहर से रूम लॉक था और साथ ही उस रूम की लाइट भी ऑफ थी। पूरे रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। वो लड़की मास्टर बेड के कोने में बैठी हुई थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने अपना चेहरा अपने घुटनों पर छुपाया हुआ था और अपनी आंखें बंद करके सिसक रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ पूरे मास्टर बेडरूम में गूंज रही थी। उसकी सिसकियों से उसके दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसकी उन सिसकियों के पीछे छिपा हुआ उसका वो दर्द किसी के दिल को भी पिघला सकता था, किसी के भी दिल को दहला सकता था। लेकिन जिसने इसको यह ऐसे कैद किया हुआ था उसका दिल नहीं पिघलने वाला था। तो चलिए बता दूँ ये लड़की कौन है। तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन। इसका नाम है कृति सिघनिया। इनकी एज 22, काले स्ट्रेट कमर तक लंबे बाल, नीली आंखें, छोटे नोज, गोरा रंग, हाइट 5 इंच, पतला गेहुआ शरीर, पतले गुलाबी होठ, दिखने में किसी परी से कम नहीं। उसका कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है। उनकी मासूमियत इनके चेहरे से ही छलकता है। ये खुद कितनी भी उदास क्यों ही ना रहे लेकिन दूसरों को खुश रखना इनको आता है। आगे इनके बारे में कहानी में जानेंगे। कृति अंधेरे रूम में बैठे अभी सिसक ही रही थी कि उसके कानों में किसी के सूज के टक टक की आवाज़ सुनाई देती है जो दूर से आ रही थी लेकिन वो अब करीब से सुनाई दे रहा था। कृति उस आवाज़ को सुनकर अंदाजा लगा चुकी थी कि वो कौन है। जैसे जैसे वो आवाज़ रूम के पास आते जा रहा था कृति की सिसकियाँ और उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसका शरीर काँप रहा था। उसकी सिसकी उसके साथ ही काँपने की वजह से उसका दांत भी किटकिटा रहे थे। कृति की इस हालत को देखकर समझ आ रहा था कि वो इस वक्त कितनी डरी हुई थी। तभी डोर एक तेज आवाज़ के साथ खुलता है और इसी के साथ ही बाहर से रूम में रोशनी भी दस्तक देती है। उस रोशनी में उस शख्स की परछाई बढ़ती जा रही थी। वो शख्स अपने लंबे कदम लेते हुए आगे बढ़ रहा था और इसी के साथ ही उसकी परछाई भी। कृति इतनी डर चुकी थी कि वो बुरी तरह काँप रही थी। वो शख्स अंधेरे में ही जाकर रूम की लाइट्स ऑन करता है और इसी के साथ ही उसकी आंखें बेड के कोने पर बैठी डर से काँप रही कृति पर जाती है। उस शख्स की नज़र कृति पर पड़ते ही उसकी आंखें सुर्खलाल हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि अभी इसी वक्त उसके आंखों से खून निकल आएगा। अब जानते हैं इनके बारे में। ये है द काव्यांश कपूर, एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून एंड वर्ल्ड माफिया किंग, जिसकी एक नज़र ही काफ़ी है लोगों को उनके पेंट में सूसू करवाने के लिए। इनकी एज 27 साल है। चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, काली गहरी आंखें जिनमें डूबने का मन करे, शार्प जवलाइन, पतले लाल होठ, हाइट 6'5", हाइट 8 पैक एब्स, कंधे तक बाल जिसकी एक चोटी हुई थी, हल्की बियर्ड में काव्यांश ग्रीक गॉड लग रहा था। अब इनके बारे में कहानी में जानेंगे। काव्यांश अपने लाल आंखों से घूरते हुए बाद की तरफ बढ़ रहा था। वो कृति को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कृति को कच्चा निगल जाएगा। काव्यांश उसके पास बेड के कोने में जाके उसके पास बैठ जाता है। वही कृति अपने इतने पास काव्यांश को महसूस करके पहले से ज़्यादा बुरी तरह कांपने लगती है। वही जब काव्यांश कृति को इस तरह कैपते हुए देखता है तो उसके होठ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और वो अपने सिर को टेढ़ा करके एक हाथ को गर्दन पर लपेट करके कृति को देखने लगता है और उसी तरह ही बोला, इट्स अवर फर्स्ट नाइट बेबी। ये बोलकर काव्यांश खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगता है। वही कृति जो काव्यांश के आने से लेकर अब तक डर से अपनी आंख बंद किए कैपते हुए बैठी थी, उसकी आंखें झटके से खुल जाती है और वो अपनी लाल आंखों में हैरानी लिए काव्यांश को देखने लगती है। वही काव्यांश उसके ऐसे देखने पर उसकी होठ ऊपर की तरफ और ज़्यादा मुड़ जाते हैं और उसको चेहरे पर विनिंग स्माइल लिए वो उसको कैपते हुए शरीर को ऊपर से नीचे देखने लगता है। कृति अपनी लाल आंखों को बड़ा किए अभी भी काव्यांश को देख रही थी। तभी काव्यांश झटके से उसको अपने करीब खींचता है और उसके होठों अपने होठों से जोड़ देता है और उसको वाइडली किस करने लगता है। कृति शॉक थी और उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी। उसको समझ ही नहीं आया अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। उसकी नीली आंखें और भी बड़ी हो चुकी थी और वो काव्यांश के काली गहरी आंखों में देख रही थी। वही काव्यांश उसके होठों पर किसी जंगली भेड़िए की तरह टूट पड़ा था। कृति दर्द के एहसास को पाकर अपने हाथ पैर चलाने लगी और खुद को काव्यांश से अलग करने लगी। कृति अपने छोटे छोटे हाथों से उसके कंधे पर मार रही थी। उसके ऐसे करने से काव्यांश अपनी आंखें खोल देता है और उसके दोनों हाथों को अपनी बड़े हथेलियों से कसकर पकड़ के दबा देता है। काव्यांश कृति के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ कर देता है। उसके बाद कृति के होठों को और वाइडली चूमने लगता है। इस बीच कृति के आंखों से आंसू मोती की तरह झरझर बह रहे थे। कृति अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी काव्यांश को अपने आप से अलग करने के लिए, लेकिन वो उस हटे कटे गबरू जवान के सामने एक छोटी सी खरगोश किस काम की। कृति कुछ कर ही नहीं पा रही थी, बस रोने के काव्यांश उसके होठों को छोड़कर उसके पूरे चेहरे पर अपने होठ फिराने लगता है। काव्यांश किसी भूखे शेर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा था और वो उसके पूरे चेहरे और उसके गले कॉलर बोन तक उसके पूरे चेहरे और जिस्म पर अपने होठ घुमा रहा था। काव्यांश अपने सामने उस खूबसूरत लड़की को देखकर अपना कंट्रोल पूरी तरफ से खो चुका था।
चटू चैप्टर 2 हैवानियात चैप्टर -2 हैवानियात काव्यांश कृति के होठों को अपने होठ को दबाव बना रहा था और उसके हाथ उसके पूरे बॉडी पर उसके हाथ चल रहे थे। काव्यांश पूरी तरह से मदहोश हो चुका था और वो एकटक घूरते हुए कृति के खूबसूरत बदन को अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था और अब कृति की अपर बॉडी काव्यांश के सामने पूरी रिवील हो रही थी। काव्यांश की आंखें चमक उठती है उसके सामने अब कृति के सुंदर बदन जो दिख रहा था। वो अपनी नज़रों से इंटेंसिटी लिए कृति को निहार रहा था। वो कृति अपनी पूरी कोशिश कर रही थी काव्यांश से जुटने के लिए, लेकिन सब बेकार था क्योंकि काव्यांश के हाथों को पकड़ कृति पर बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। कृति सिसकी लेते हुए ही उससे लगातार छूटने के लिए अपने हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो काव्यांश के समाने हार जा रही थी। काव्यांश उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका था। काव्यांश एक बार फिर उसके होठों पर टूट पड़ता है और वाइडली चूमने लगता है। वो उसके होठों से लेकर उसके पूरे चेहरे पर अपने होठ फिराने लगता है। यूएसए नाइट क्लब। एक लड़की जिसने एक मिनी शॉर्ट रेड ड्रेस पहनी हुई थी, उसने मेकअप थोपा हुआ और उस क्लब में म्यूजिक के शोर में एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। वो लड़का भी उस लड़की के पूरे बॉडी पर अपने हाथ फेरते हुए ही उसको अपने से चिपकाकर डांस कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों ही डांस करते हुए ही क्लब के ऊपर अपने बुक किए रूम की तरफ बढ़ जाते हैं और रूम में पहुंचकर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों ही बेकाबू हो चुके थे और एक दूसरे के कपड़े को निकल रहे थे। दोनों ही अब नेक्ट हो चुके थे और दोनों ही एक दूसरे से जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए तैयार थे। दोनों ही एक दूसरे को देखकर डेविल स्माइल करते हैं और फिर एक बार उनका ये जिस्मानी तौर का रिश्ता शुरू हुआ। वो लड़का जो उस लड़की के ऊपर था वो बोल रहा था, यू एंजॉय माई बेबी। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोली, या माई स्वीट हॉट यू नो ना आई लव यू। ये बोलकर वो उसके होठ को चूमने लगती है। वो लड़का भी उसका साथ देता है और ऐसे ही वो लोग अपनी रंगलियां आगे बढ़ाने लगता है। कपूर विला। कृति के आंखों से आंसू अब थम से गए थे और वो अब बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी, लेकिन काव्यांश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार अपनी मर्दानगी कृति के ऊपर दिखा रहा था। आखिरकार कृति बेहोश हो जाती है। काव्यांश एक नज़र उसको देखता है और फिर बिना उसके ऊपर ध्यान दिए ही अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने लगता है और उसके बाद वो रुक जाता है और उसके बगल के लेट जाता है। वो अपनी नज़र अपनी बगल में सोई हुई लड़की को देखता है जो कि बेजान सी पड़ी हुई थी। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। उसको देखकर लग रहा था जैसे उस पे बॉडी में खून ही नहीं हो। वो किसी मोम की गुड़िया जैसे लग रही थी जो कि उसको सीधे सोपिस आइटम की तरह सजाया गया हो। काव्यांश एक नज़र देखकर उसके ऊपर से अपनी नज़र उस पे से हटा लेता है। उसको ऐसे देखकर उसके दिल में आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया हो। आज उसके पत्थर जैसे दिल के एक टीस उठ रही थी जो उसको ये सब सोचने में मजबूर करती थी। उसके समाने कृति का मासूम चेहरा दर्द तकलीफ से भरा हुआ पीला पड़ चुका था लेकिन उसकी वो मासूमियत जो अभी भी बरकरार थी और वो काव्यांश को अपनी तरफ खींच रही थी। काव्यांश ये सब सोचना नहीं चाहता था, वो मजबूर था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके साथ तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो अपनी हाथों की मुट्ठी कस लेता है और कृति को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और नींद की आगोश में चला जाता है। चैप्टर 3 सीनान एंड नैना चैप्टर 3 मुंबई यूनिवर्सिटी। यार नैना, आज ये कृति कहाँ रह गई है? कल से उसका पता ही नहीं है। क्या तेरा उससे बात हुआ है क्या? मैं तो कॉल किया था लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। तभी नैना बोली, सीनान यार मेरे जिगर के टुकड़े, मैंने भी पता किया था लेकिन रिजल्ट नेगेटिव है यार। अभी तक उसका पता ही नहीं चल है। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है। सीनान मुझे लगता है यार उसके साथ फिर उन लोगों ने कुछ किया है, तभी तो उसका कॉन्टेक्ट हमसे टूट हो चुका है। और तुझे पता है ना उसकी दी की भी मौत हो चुकी है, शायद इसलिए ही वो आज कॉलेज नहीं आई है। हाँ यार ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे ना लगता है कि ज़रूर कुछ गलत हुआ है लगता है, वरना वो ऐसे कभी हमारे फ़ोन कॉल्स इग्नोर नहीं करती है यार। नैना कुछ देर रुककर फिर टेंशन लेते हुए बोली, मेरा ना दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है। वो ठीक तो होगी ना? मुझे लगता है ज़रूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। हमें जल्दी ही उसका पता करना होगा यार। वो तो किसी को पलट कर जवाब भी नहीं दे पाती है। अगर कोई कुछ बोलेगा या फिर ये सब वो कैसे हैंडल करेगी यार? उसकी बात सुनकर सीनान बोला, नैना कम डाउन मेरी छोटी पटाखा, उसे कुछ नहीं होगा और हम जल्दी ही उसको ढूंढ लेंगे। ये बोलकर वो उसको साइड हक कर लेता है। कपूर विला। दोपहर का वक्त 2 बजे। काव्यांश के बेडरूम में ग्लास वॉल से आती चिलचिलाती धूप ग्लास वॉल से छनकर बेड पर आ रही थी। बेड पर कृति बेहोशी की हालत में बेड पर सोई हुई थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रहा था जिससे कि अब उसकी आंख धीरे धीरे खुलने लगी थी। अचानक से इतनी सारी रोशनी पड़ने से कृति की आंखें एक बार फिर से बंद हो जाती है। उसके बाद ही कृति धीमे से अपनी आंखें खोलती हैं। उसको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और वो अपनी आंखों को बार बार खोल और बंद कर रही थी। जब कुछ देर बाद उसे सब क्लियर दिखाई दिया तो उसने अपने आप को किसी अनजान जगह पाया। वो खुद को देखकर हैरान रह गई और किसी अनहोनी के डर से उसका जी धक धक करने लगा। लेकिन उसको कौन बताए जिस अनहोनी से वो डर रही है वो तो उसके साथ कब का हो चुकी थी।
वो गौर से रूम को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी उसकी नज़र बेड के ऊपर लगे काव्यांश के बड़ी सी तस्वीर पर जाती है और उसकी आंखें के सामने कल रात का सारा सीन किसी मूवी की रील की तरह चलने लगता है और इसी के साथ ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो अपने मन में बोली, उसकी किस्मत कितनी दगाबाज है, उसको इन 24 घंटों में उस जुर्म की सज़ा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं, आखिर उसकी ही किस्मत में उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो उन 24 घंटे पीछे का सोचने लगती है। फ्लैशबैक। सिघनिया और काव्यांश की जिंदगी जैसे उजड़ चुकी थी, क्योंकि आज रीना को गए हुए ही पूरे 13 दिन हो चुके थे। अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन उसकी कार खाई के नीचे गिरी थी और खाई इतनी गहरी थी कि किसी का भी बच पाना मुश्किल था। और अब सभी ने अपनी हिम्मत हार ली थी और रीना को मारा हुआ मान लिया था और आज सभी उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। और काव्यांश पूजा संपन्न करता है। जैसे ही पूजा संपन्न होता है ऐसे ही काव्यांश का मोबाइल वाइब्रेट होता है और वो अपना मोबाइल चेक करता है। मोबाइल चेक करके उसकी काली गहरी आंखें सुर्ख लाल हो जाती है और उसकी पकड़ अपने मोबाइल में कस जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल तमताया हुआ था। उसका ऑरा इतना खतरनाक लग रहा था कि उसके आसपास के लोगों के अंदर डर पैदा हो चुका था और सभी लोग उसकी प्रेजेंस में कांप रहे थे। उस वक्त वहां सिर्फ घर के लोग और काव्यांश और उसके बॉडीगार्ड्स थे। तभी उस शांत माहौल में एक खतरनाक आवाज़ गूंजती है जो किसी के दिल में भी खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी था। काव्यांश अपनी सर्द आवाज़ में बोलता है, कृति सिघनिया को लेकर आओ। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सर्द थी। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर काँप चुके थे और वही उसके गार्ड उसका ऑर्डर सुन के जल्दी ही हरकत में आ गए और अगले 15 मिनट में उसके सामने एक लड़की अपना सिर झुकाए मौजूद थी। साथ ही गार्ड्स भी उसको घेर कर रखा हुआ था। काव्यांश के ऑर्डर से उसके गार्ड्स ने सिघानिया फैमिली को उनके घर छोड़ दिया गया था और अभी वो सब लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। वहाँ बस काव्यांश, उसके गार्ड्स और उनके सामने सिर झुका के खड़ी लड़की थी। अब लोग जान ही गए होंगे कि यह है कौन है। वो है कृति, जो कि कॉलेज से घर आ रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये लोग उसको उठाकर उसके पास ले आए। काव्यांश एकटक अपनी लाल आंखों से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था जो कि उसके डर से थरथर काँप रही थी और उसका सिर झुका हुआ था। काव्यांश अपने दांत पीसते हुए उसके पास जाता है और उसके गालों में एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद देता है। उसका थप्पड़ इतना जोरदार था कि नाजुक और कमजोर सी कृति सह नहीं पाती है और धड़ाम की आवाज़ से जमीन पर गिर जाती है। इसी के साथ ही उसके होठों के कोने से खून बहने लगता है और उसके आंखें से आंसू गिरने लगता है और इसी की ही कुछ सेकंड के लिए उसका आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। काव्यांश अपनी पंजों के बल जमीन पर बैठकर कृति की लंबे मुलायम और सिल्की बालों को अपनी पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी में भरता है और उसको उसी के सहारे उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और अपनी लाल खूनी आंखों से उसकी आंखों में देखने लगता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए ही बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो भी पूरी जिंदगी, और तुम पूरी जिंदगी तड़पोगी और ये तुम्हारी तड़प मेरी यहाँ। ये बोलकर काव्यांश अपने दिल को तरफ पॉइंट करता है, पर सुकून मिलेगा, ये बोलकर वो उसको उठाता है और लगभग घसीटते हुए ही वो जहाँ हवन कुंड की तरफ ले जाता है। पंडित जी वही बैठे हुए थे, लेकिन वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि उसके सिर पर एक गार्ड ने बंदूक तान रखी थी। वही कृति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। अरे वो तो अभी तक ये भी नहीं जानती थी कि ये आखिर ये है कौन और क्यों वो उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा था। काव्यांश उसको लेकर जाता है और उसको वही हवन कुंड के पास जाता है और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी ही शादी संपन्न होती है। काव्यांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी और कृति, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर क्यों महादेव ने उसके ही किस्मत में सारा दुख दर्द लिखा था, क्यों उसको खुश रहने का हक नहीं था। अभी वो कुछ और सोचती कि तभी डोर नॉक होती है और कृति अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। फ्लैशबैक एंड। आवाज़ सुनकर वो अपनी थकी और धीमे आवाज़ में कमिंग बोली तो एक मेड अंदर आती है। उसके हाथों में एक पेपर बैग था। चफोट फूटी किस्मत मेरी। कृति अपनी नज़रें उठाकर डोर की तरफ देख रही थी। सामने विला की एक मेड खड़ी थी जिसका नाम साक्षी था, जो कि इस विला की पुरानी और सबसे भरोसेमंद मेड थी। साक्षी ने अपना सिर झुकाकर कृति को ग्रिड किया और बोली, सर ने बोला है कि आप फ्रेश होकर तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो उसके हाथों में एक पेपर बैग देती है और जल्दी ही रूम से बाहर चली जाती है। वही कृति उस पेपर बैग को देखती है जो कि पैक थी। वो उसको लेकर उठ गई। उसके पैर जमीन पर पड़े ही थे कि तभी वो लड़खड़ा गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से एक चीख निकल जाता है। उसके आंखों से आंसू मोती की तरह गिर रहे थे। उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसको अपने ऊपर ध्यान दिया तो उसके बॉडी पर कपड़े के नाम पर सिर्फ एक पतली चादर थी। उसके बॉडी पर जगह जगह काटने और खरोचने के निशान थे। उसकी बॉडी के निशान पूरे नीले पड़ चुकी थी। साथ ही साथ उसको असहनीय दर्द हो रहा था। खास करके उसके निचले हिस्से में वो दर्द से अपनी होठों को अपने दांतों के बीच भींच लेती है और दर्द सहने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे तैसे अपने दर्द को भूलकर बाथरूम जाती है और बाथटब में गर्म पानी भरकर वो उसने बैठ जाती है।
वो अपने अब तक जिंदगी के बारे में सोचने लगती है, बचपन से लेकर अब तक उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ था। उसके ही घर में उसके साथ ही नौकरों से बदतर सलूक हुआ, उसने जैसे जैसे अपनी जिंदगी जीनी सीखी, सब कुछ अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, लेकिन आखिर हुआ क्या उसके साथ? उसने महादेव से आखिर मांगा क्या था? बस एक अच्छा पति जो उसको प्यार करे, उसकी परवाह करे, उसकी केयर करे। लेकिन आखिर महादेव ने उसको क्या दिया? हाँ, जो इंसान उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है उसकी बिना गलती के, आखिर उसका कसूर क्या था? उसको आखिर वही क्यों? आखिर क्यों उसकी फूटी किस्मत उसका पूछा नहीं छोड़ रहा था? हर मोड़ पर ही क्यों लोग उसको ही जज करती हैं? लोग क्यों आखिर उसको सही होने के बावजूद उसको ही गलत बना देती है? क्यों क्यों आखिर क्यों? यही सब सोचते हुए ही वो फ्रेश होकर लगभग आधे घंटे बाद उठती है, और जब वो पहनने के लिए उस पेपर बैग को देखती है तो उसकी आंखों से फिर से झरझर आंसू गिरने लगती है। वो रोते हुए ही हंसने लगती है, जैसे वो खुद का ही मजाक बना रही हो, क्योंकि वो ड्रेस एक मेड की ड्रेस थी जो कि पुरानी थी। कृति एक गहरी सांस लेती है और ड्रेस को पहन लेती है, और वो सोचती है आखिर वो तो अपनी जिंदगी पहले भी ऐसे ही जी रही थी और अब भी ऐसे ही जिएगी, तो इसमें फ़र्क ही क्या है? वो गहरी सांस लेकर अपनी धीमे कदमों से बाथरूम के बाहर रूम में आई, जहां पहले से ही उसकी तरफ पीट किए एक शख्स मौजूद था। वो उसको पीछे से देखती है, जहां लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रही थी। वो अपने धीमे कदमों से चलकर आई और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, जैसे उसको पता चल गया हो कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। वही काव्यांश। जब उसको उसके अलावा कोई और भी है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है। हालांकि कृति ने मेड के ड्रेस पहना हुआ था, फिर भी उसकी वो गोरी त्वचा गर्म पानी में नहाने की वजह से उसकी गोरी त्वचा में गुलाबी रंगत पड़ चुकी थी, जो कि उसको और ज्यादा निखार रही थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था, जिसको कृति टॉवल से साफ कर रही थी। उसको ऐसे देखकर काव्यांश की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन वो सभी बातों को झटक कर वो अपने चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन लाकर उसके पास जाता है और उसके बाजू को पकड़कर उसके अपने पास लाता है और बोलता है, तो मिसेज कपूर, और कितने लोगों को अपनी इस खूबसूरत बदन और अपनी खूबसूरती से और कितनों को अपने जाल में फंसाया है, और कितनों का घर तुमने अपनी इस खूबसूरत चेहरे से तोड़ा है। तुमने उसकी ऐसी बातें सुनकर कृति का दिल हजार टुकड़ों में टूट रहा था। उसको ऐसा लगा रहा था कि किसी ने उसके दिल के हजार गोलियां एक साथ दाग दी हो। आखिर ऐसे काव्यांश उस पे इतने घटिया इल्जाम लगा सकता है? आखिर कैसे वो उसको एक घर तोड़ने वाली बोल सकता है? कृति अभी कुछ और सोच पाती कि तभी काव्यांश की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोल रहा था कि भले ही मैंने तुमसे शादी की हो, लेकिन तुम मेरी नाम की ही पत्नी हो, क्योंकि मैंने तो तुमसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी किया है। तुम्हें मुझे प्यार छीना है और मैं तुमसे तुम्हारी रूह छीन लूंगा। ये बोलकर वो उसको बहे को झटक देता है। काव्यांश ये सब बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। उसकी एक एक शब्द बहुत ही तीखे और कोल्ड थे। अपने आप से ऐसे करने से कृति अपने आप को संभाल नहीं पाती है और वो बेड के कोने पर जा लगती है, जिससे कि उसके माथे पर से खून रिसने लगता है। और वो भी अब गुस्से में आ गई थी। वो भी अपने आप को संभाल कर उठती है, वो भी बोलती है। कृति अब गुस्से से काँप रही थी और वो अपने दांत पीसते हुए ही बोलती है, देखिए मिस्टर कपूर, आपका दिमाग खराब है जो आप कुछ भी बोल रहे, और हाँ, मैंने किसी को कुछ नहीं किया है। और ये जो बार बार आप कल से रट लगाए जा रहे हैं ना, तो मैं आपको कह दिया है कि मैंने आपका प्यार को नहीं छीना है, और जा मैं आपको आज तक कभी मिली भी नहीं था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपको प्यार को छीना है? वो ये सब बोल रही थी कि तभी एक चटाक की आवाज़ पूरे रूम में गूंज गई थी, और एक बार फिर कृति जमीन पर पड़ी थी और उसका हाथ उसके गालों पर था। चफाइव, तुम गिरी हुई हो। एक बार फिर से ही काव्यांश ने अपनी सारी हदों को भूलकर उसने कृति पर हाथ उठा दिया था, और वही कृति इसके जोरदार थप्पड़ को सह नहीं पाए और वो जमीन पर जा गिरी थी। उसके चेहरे पर काव्यांश के उंगलियों के निशान छप चुके थे। वही कृति का सिर एक तरफ झुक हुआ था। उसको अपने गाल पर असहनीय दर्द हो रहा था। उसको जमीन पर देखकर काव्यांश अपने घुटनों के बल बैंड होता है और उसके जबड़े को हाथों के बल दबोचते हुए ही बोलता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम द काव्यांश कपूर के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर सको, क्योंकि तुम एक गिरी हुई लड़की हो जो लड़कों पैसे के लिए अपने जाल में फंसाकर उनका फ़ायदा उठाती हो और अपना काम निकाल जाने के बाद उनको छोड़ देती हो। लेकिन इस बार तुमने गलत इंसान को चुन लिया है। इस बार क्योंकि तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मेरी रीना को मुझसे अलग किया, तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क नहीं बना दिया, तो मेरा नाम भी काव्यांश कपूर नहीं। तुम इतनी गिरी हुई हो कि तुम तो जब भी तुमसे बात करता हूँ ज़मीन पर ही गिर जाती हो, और कितना गिरोगी तुम? वही कृति। काव्यांश के हर एक वर्ड तीर की आवाज़ उसके दिल में चुभ रही थी। उसके माइंड में बस एक ही बात आ रही थी कि उसने रीना को उससे अलग किया। उसने सारी बातें सिर के ऊपर से जा रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी उसको उसकी ही बहन के कातिल क्यों बोल रहा था। तभी उसके माइंड में कुछ हाइड करता है और वो अपने ख्यालों के दुनिया में चली जाती है। फ्लैशबैक करीब 1 महीने पहले जब रीना अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फॉरेन से इंडिया आई थी। उसके कुछ दिन बाद ही उसने सारे घर वाले को इकट्ठा करके बोला था कि उसने शादी कर ली है, और उसी टाइम कृति किचन से सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और उनकी बात सुनती है। उनको सर्व करके वो किचन में चली जाती है और फिर वो वहीं से उनकी बात किचन तक सुनाई दे रही थी। रीना बोल रही थी कि अभी इस शादी को सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि अभी उसकी अपनी फैमिली वालों से बात करनी है।
ऐसे ही और भी बातें वो लोग करते हैं, लेकिन कृति बिना उसके ऊपर ध्यान दिए ही कृति अपना काम करने लगती है और वो खाना बनाने में ध्यान देने लगती है। अब उसको समझ आ रहा था कि 1 महीने पहले रीना ने जिससे शादी की वो ये शख्स है, लेकिन ये आदमी उसको क्यों ब्लेम कर रहा है। क्यों उसने तो कुछ किया ही नहीं था। फिर क्यों वो अपने मन में ही बोलती है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करके वो इंडिया छोड़ देगी और काव्यांश को अपनी बेगुनाही करके ही रहेगी। वो अभी के सब सोच ही रही थी कि उसके कान में काव्यांश की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रहा था। फ्लैशबैक एंड कृति अपनी भीगी पलकों को उठाकर काव्यांश की तरफ देखती है, जहां उसके आंखों में अपने लिए नफरत, तिरस्कार, घृणा, गुस्सा सभी उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी और उसको देखकर उसके दिल में एक टीस उठ रही थी। तभी काव्यांश बोलता है, तुम ये अपनी मगरमच्छ के आंसू से मुझे नहीं पिघला सकती हो। और हाँ, आज से विला के सारे काम तुम करोगी, क्योंकि तुम यहाँ की मालकिन नहीं, एक नौकरानी हो। और मैंने सारे सर्वेंट को लीव दे दी है, तो जल्दी से जाओ और लंच बनाओ, तुम्हें साक्षी नीचे मिल जाएगी। और हाँ, लंच बनाने के बाद पूरे विला की सफाई भी करनी है, तो जल्दी से अपने हाथ चलाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। ये बोलकर वो अपने लंबे कदम लेते हुए ही रूम से निकलकर स्टडी रूम में चला जाता है। वही कृति उसको जाते हुए अपनी भीगी पलकों से देख रही थी। वही उससे जाने के बाद ही कृति अपने आप को संभाल कर उठती है, उसके आंखों से लगातार आंसू निकल रहा था। वो अपने धीमे कदमों से उठकर रूम से बाहर आती है और धीमे कदमों से ही सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। उसका पूरा बदन टूट रहा था। वो जल्द ही किचन के पास पहुंच जाती है और उसको किचन के पास ही उसको साक्षी मिल जाती है। साक्षी उसको ग्रीट करती है और उसको काव्यांश ने जैसा बोला था वैसे ही उसको समझा कर चली जाती है। साक्षी को इस वक्त कृति के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि कृति की मासूमियत उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसको चेहरे पर उसका दर्द सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन काव्यांश इतने गुस्से में था कि उसको उसकी मासूमियत, उसका भोलापन कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़कर किचन में जाती है और उसके हाथ में साक्षी का दिया हुआ लेटर था, जो कि उसमें खाने की लिस्ट थी, जिसपे बहुत सारे डिश के नाम थे। चूंकि सिंघानिया विला में कृति की पूरा खाना बनाती थी, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसको सभी चीज़ें बनाना आता था। वो जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाने लगती है और उसके साथ ही वो अपना काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काव्यांश स्टडी रूम में बैठा हुआ कृति के बारे में सोच रहा था। उसकी वो मासूम सा चेहरा पहली ही नज़र में उसका दिल धड़का गया था, लेकिन उसको अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, या बोल सकते हैं कि वो समझना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो तो अभी गुस्से से पागल था। वो बस कैसे भी करके रीना की मौत का बदला कृति से लेना चाहता था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक कोने में था कि उसकी रीना जिंदा है। चसिक्स बेहोश कृति ने काव्यांश के दिए हुए समय से पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी और उसका दिया हुआ पूरा मेन्यू बना दिया था और कायदे से डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर दिया था, और जो बचा हुआ था उसको वो कर रही थी। तभी उसको सीढ़ियों से किसी की फुटवेयर की आवाज़ सुनाई देती है। कृति ने अपनी नज़रें तक नहीं उठाई और अपना काम करती रही। वही काव्यांश, जिसकी नज़रें ऊपर से नीचे आने तक कृति पर ही थी, जो कि उसको पूरी तरह से इग्नोर कर चुकी थी। वो खुद को यूं कृति से इग्नोर होता हुआ देखकर उसको फिर से गुस्सा आने लगता है। उसके हाथों की मुट्ठी बंध गई थी, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। वो अपने गुस्से को काबू में करते हुए ही आगे बढ़कर अपनी मास्टर चेयर पर बैठ गया और उसके बैठते ही कृति उसके प्लेट को सीधा करते हुए उसको प्लेट में खाना परोसने लगती हैं। वो एक एक करके सारी चीज़ें प्लेट में सजा देती है और वो उसके पीछे अपना सिर झुका हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। वही काव्यांश पूरे डाइनिंग टेबल पर सजी हुए सारे खाने को देख रही थी, जिसकी खुशबू पूरे हॉल से किचन तक फैली हुई थी। खाने को खुशबू इतनी अच्छी थी कि काव्यांश सभी चीज़ों को भूलकर खाने पर टूट गया था और बस जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। काव्यांश खाने में इतना बिजी हो गया था कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके आसपास क्या हो रहा था। वो बस अपनी उंगलियां चाटते हुए अपना खाना खत्म करने में लगा था। थोड़ी देर बाद ही उसने आधे से ज़्यादा खाना खा चुका था और वो अपने हाथ साफ करके उठा और कृति को ढूंढने लगा, लेकिन उसको कृति कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो कृति उसके पूछ खड़ी थी, तो अब इतनी जल्दी वो कहाँ गई। उसको इतना सोच के ही गुस्सा आ रहा था कि कृति ने भागने की कोशिश की। वो अभी एक कदम ही आगे बढ़ा पाया होगा कि उसके पैरों के नीचे कुछ सॉफ्ट सी चीज़ आई। उसने जल्दी से नीचे देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल है, क्योंकि नीचे कृति फर्श पर बेहोश पड़ी थी, उसके कपड़े खून से सने थे। उसको इस तरह से देखकर काव्यांश को किसी अनदेखे डर ने घेर लिया था। वो जल्दी से रिएक्ट करता है। काव्यांश जल्दी से हरकत में आके कृति को गोद में उठता है। वो जल्दी से ही अपने कमरे में जाता है और जल्दी से ही उसको बेड पर लिटा करके उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वो रूम से निकलकर बाहर आता है और किसी को कॉल करता है। इस वक्त विला में कोई नहीं था और दोपहर के 4 बज रहे थे। काव्यांश ने आज से सभी को छुट्टी दे दी थी, साथ ही साक्षी भी सर्वेंट क्वार्टर चली गई थी। काव्यांश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कृति क्या वो सच में बेहोश थी या फिर काम से बचने के लिए वो नाटक कर रही थी, ताकि वो मुझसे बच सके। ऐसे ही ना जाने क्या क्या उसके दिमाग में ख्याल आ रहे थे।
अभी कुछ 15 मिनट हुए होंगे कि तभी सामने से उसका असिस्टेंट हांफते हुए आ रहा था। उसके पीछे एक फीमेल डॉक्टर्स की टीम थी। असिस्टेंट अरित के पीछे भी जितने लोग थे वो भी हाफ रहे थे। काव्यांश जल्दी से उनको अपने रूम में भेज देता है और खुद भी अंदर चला जाता है। टू बी कंटिन्यूड। 7 रेप हुआ है इनका। काव्यांश डॉक्टर के कहने पर रूम से बाहर निकल चुका था और वो बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी कुछ परेशानी की झलक दिखाई दे रही थी। वही उसके बगल में खड़ा उसका असिस्टेंट आरित उसको इतना बेचैन देखकर उसको अजीब लग रहा था, लेकिन अरित को इस वक्त कुछ कहना सही नहीं लगा और उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। वही डॉक्टर्स की टीम अंदर कृति को देख रही थी और उसको एग्जामिन करके 20 मिनट बाद डॉक्टर्स बाहर आई और उसने कहा, मिस्टर कपूर, ये आपकी क्या लगती है? क्या इनकी फैमिली में कोई है तो आप उनको बुला सकते हैं, हमें उनसे बात करनी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना बोलकर वो चुप खड़ी हो जाती है। वही काव्यांश बोला, आपको जो कहना है आप मुझसे कह सकते हैं। ये बोलकर वो चुप हो गया और डॉक्टर के बोलने का इंतजार करने लगा। डॉक्टर आरती ने एक नज़र अपने चारों ओर देखा और काव्यांश को अकेले में बात करने का बोलकर अपनी नज़रें झुका ली। काव्यांश ने धीमी लेकिन तीखी आवाज़ में ठीक है कहा और अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। वही उसके पीछे डॉक्टर आरती भी स्टडी रूम में आ गई। स्टडी रूम में पहुंचकर काव्यांश डॉक्टर आरती को सवालिया नज़रों से घूर रहा था और उसकी इन नज़रों को भांपते हुए डॉक्टर हिचकते हुए ही बोली, मिस्टर कपूर, उनके साथ ज़बरदस्ती हुआ है। उनकी प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, साथ ही उनके पूरे बॉडी पर ज़बरदस्ती के निशान हैं। उनको एग्जामिन करने से पता चला है कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो ज़्यादा सह नहीं पाए और बेहोश हो गई और अब तो उसका पीरियड भी शुरू हो चुका है। इतना कहकर डॉक्टर ने एक नज़र काव्यांश को देखा और फिर बोली, अब उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है क्योंकि उनको देखकर लगता है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुरज रही है और मुझे लगता है कि इनकी फैमिली को इनका माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं इन सब की वजह से उनकी फैमिली उनको खो ना दे और साथ ही शायद इनको किसी चीज़ का गहरा सदमा लगा हुआ है जिसकी वजह से ये अभी तक उबर नहीं पाए है। काव्यांश ने हैरानी के साथ कहा, आखिर किस बात का सदमा लगा है इसे? डॉक्टर आरती फिर काव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं सर, पर इस सदमे की वजह से इनकी जान भी जा सकती है, तो आप इनके फैमिली वाले को इन्फॉर्म कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि वो लोग उनको उस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश जारी रखे और उनको प्रेजेंट में जीने की कोशिश करे। ये बोलकर डॉक्टर आरती चुप हो गई। वही काव्यांश हैरानी से उसकी बात सुन रहा था, उसको यकीन नहीं हो रहा था वो नाइट में उसके साथ इतना वाइल्ड हो जाएगा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना तो तब नहीं रहा जब डॉक्टर ने उसके सदमे की बात बताई। आखिर कृति थी तो बाद 21 साल की, आखिर इतनी छोटी उम्र में आखिर किस चीज़ का सदमा लग सकता था? उसने डॉक्टर को बाहर जाने का बोला और खुद कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कृति के साथ ऐसा भी क्या हुआ होगा जिसने उसके दिल और दिमाग में इतना गहरा असर छोड़ा। वो अपनी सारे ख्यालों को झटकता है और बाहर चला जाता है। बाहर डॉक्टर आरती खड़ी थी और उसके हाथ में एक पर्ची थी। उसको देखकर काव्यांश ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। डॉक्टर आरती ने भी अरीत के हाथ से वो पर्ची लेकर काव्यांश की तरफ बढ़ा दी और बोली, सर ये प्रिकॉशन है और जो दवाइयाँ है वो मीस के लिए टाइम टू टाइम देना है, वो ठीक हो जाएगी। ये बोलकर वो चुप हो जाती है और सभी डॉक्टर्स चले जाते हैं और वहाँ पर बस आरित, काव्यांश और साक्षी ही बचे थे। वो प्रिकॉशन अरित के तरफ बढ़ाकर वो अपने रूम को तरफ बढ़ जाता है। वही आरित भी चला जाता है। सभी सर्वेंट अब वापस आ चुके थे और साथ ही वो लोग भी अपना काम कर रहे थे। साक्षी भी काम कर रही थी और दिन की तैयारी भी। वही काव्यांश अपने रूम में पहुंच चुका था और वो बेड के किनारे खड़े होकर बस उसको घूर रहा था। कृति के खूबसूरत मासूम से चेहरे पर अभी भी मासूमियत बरकरार थी। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे की चमक कम नहीं हुई थी। वो एकटक उसको मासूम चेहरे को देख रहा था। बेदाग चेहरा कोई भी देखे तो बस देखता रह जाए। उसकी वो नीली आंखें जो बंद थी, उस पे वो काली घनी पलके, गोल चेहरे पर छोटी सी नाक, उसके वो गुलाबी होठ जो कि सूख चुके थे, लेकिन उसकी गुलाबी रंगत किसी को भी बेचैन कर जाए। काव्यांश अभी गौर से कृति को देख ही रहा था कि तभी उनका रूम नॉक होता है। नॉक की आवाज़ सुनकर काव्यांश ने जाकर देखा तो बाहर अरित खड़ा हुआ था और उसके हाथ में पेपर बैग था जो कि प्रिकॉशन के साथ था। वो काव्यांश को आगे बढ़कर उसके हाथ में उस पेपर बैग को दे देता है और वो जाने के लिए मुड़ता है कि काव्यांश की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। काव्यांश ने एक गहरी आवाज़ में कहा, अरीत तुम स्टडी रूम में मेरा इंतजार करो, मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर काव्यांश उसके मुंह पर डोर बंद कर लेता है। वही अरित का मुंह बन गया था। काव्यांश जल्दी से अंदर आया और कृति को देखने लगा जो इंजेक्शन की वजह से गहरी नींद में थी। वो गहरी सांस लेता है और अपने आप को देखता है। उसकी वाइट शर्ट में खून लग चुका था और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। काव्यांश एक नज़र फिर से कृति पर डालता है और उसके बाद ही वो बाथरूम की तरफ बढ़ जाया है और थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आता है और घर में पहनने वाले कपड़े पहनकर वो कृति को देखते हुए ही स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है।
काव्यांश और अरित अपने ऑफिस के वक्त में लग जाते हैं। ऐसे ही बात करते हुए ही दोनों काफ़ी वक्त बीत जाता है और डिनर का भी वक्त हो जाता है। काव्यांश ने कृति की पास्ट के बारे में भी अरित को पता करने को बोल दिया था और चैट कुछ बदल रहा है। कपूर विला। डिनर टेबल पर काव्यांश के साथ ही आरित भी मौजूद था और उसको भी काव्यांश ने यही विला में रुकने के लिए बोल दिया था। दोनों ही अपनी सीट पर बैठे हुए थे। डाइनिंग एरिया में पिन ड्रॉप साइलेंस था और वहाँ बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। अगर वहाँ एक सुई भी गिरती तो जरूर उसकी भी आवाज़ साफ सुनाई देती। वही बाकी के मेड उनके प्लेट में खाना सर्व कर रहे थे। दोनों ही खाना खाना शुरू ही करने वाले थे कि तभी काव्यांश के हाथ उसके मुंह तक जो निवाला उसने लिया था वो उसके मुंह के आगे रोक देता है। आरित जो एक कौर ले चुका था और खाना टेस्टी होने के वजह से अपनी आंखों को गोल राउंड कर रहा था। उसकी आंखें और उसका हाथ एक जगह फ्रिज हो चुका था। उसने जैसे तैसे अपनी खाने के बाइट को अंदर निगला। उसके बाद अपने आप को काम करके वो काव्यांश को बोला, सर आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या कोई परेशानी है? ये सब बोलते हुए आरित की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर काव्यांश अपने ख्यालों से बाहर आया और उसकी तरफ देखकर बोला, तुम अपना खाना फिनिश करो। उसके बाद वो साक्षी को आवाज़ लगाने लगा। अपना नाम सुन किचन में काम कर रही साक्षी जल्दी से बाहर आई और अपना सिर झुका के खड़ी हो गई। उसको देखकर काव्यांश उससे अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, क्या उसको होश आ चुका है? उसकी इन 6 वर्ड सुनकर वहां बैठे सभी लोग नासमझी में उसको देखने लगते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि काव्यांश आखिर किसके बारे में पूछ रहा है। उसको अपनी तरफ यूं नासमझी में देखते हुए काव्यांश अपनी आंखें छोटी करके साक्षी को घूरने लगा और बोला, मैं तुम्हारी मैडम की बात कर रहा हूँ, यू इडियट। ये बोलकर वो गुस्से से साक्षी को घूरने लगता है। वही अब जाकर साक्षी को समझ आया था कि वो उसको मैडम कृति के बारे में पूछ रहा है। वो और देर न करते हुए बोली, जी सर, मैडम अभी भी इंजेक्शन की वजह से नींद में है। मैंने उनके लिए वेजिटेबल सूप तैयार कर दिया है और कुछ देर में ही मैं उनको उनका डिनर का दूंगी। ये बोलकर वो चुप हो जाती है। वही काव्यांश उसकी बात सुनकर आगे कुछ नहीं बोला और अपना डिनर करने लगा। वही आरित का आधा खाना हो चुका था और वो अभी भी खाए जा रहा था। उसको देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना बड़ा वाला फूडी है। वो अपनी आंखें बंद करे एक एक बाइट का मजा ले लेकर खा रहा था। वो तो अभी तक भूल चुका था कि उसका डेविल बॉस उसके सामने जो अभी बैठा अपना खाना खा रहा था। वो अपना डिनर करके जा चुका है, लेकिन आरित तो अभी भी बैठा हुआ था और खा रहा था। यूएस। वही वो लड़का और लड़की यूएसए में काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। वो लड़की बोली, बेबी तुम्हें पता है ना, हम यह उससे बचने आए हैं ताकि उसको हम पर शक ना हो। हम यह उससे छुप रहे हैं। मुझे लगता है अब हमें यूएसए छोड़ देना चाहिए और हमें यूक्रेन में सेटल हो जाना चाहिए। तुम्हें पता है बेबी, मुझे ना अब डर लग रहा है, वो कहीं हम तक पहुंच गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो हमें जान से माँ। अभी उस लड़की ने इतना बोला था कि उस लड़के ने उस लड़की वो झटके से अपने करीब करके उसके होठों को अपने होठ से शांत करा दिया और उसके होठों को अपने मुंह में भरकर चूमने लगा। उस लड़के का हाथ उसके कंट्रोल में ही नहीं था। वो उस लड़की के क्रॉप टॉप से लेकर उसके हॉट पैंट तक एक्सप्लोर कर रहे थे। उस लड़की के हाथ भी उस लड़के के पीठ पर लिपट चुके थे और एक बार फिर से उनका वो जिस्मानी मोहब्बत फिर से शुरू हो चुका था और दोनों ही एक दूसरे की जिस्म की गर्मी को शांत कर रहे थे। उस रूम में दोनों की ही सांसें और आहें की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। कपूर विला। काव्यांश का रूम। काव्यांश रूम में पहुंचकर देखता है तो साक्षी कृति के मुंह को साफ कर रही थी और उसको दवाई निकाल कर दे रही थी। कुछ देर बाद उसको अच्छे से लेटाकर वो रूम से बाहर निकल गई। वही काव्यांश ध्यान से कृति के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था जो इस वक्त पीला पड़ा हुआ था और उस पे उसकी मासूमियत अब भी बरकरार थी। रूम में इस वक्त बस कृति और काव्यांश मौजूद थे और साक्षी कृति को खाना और दवाई खिलाकर जा चुकी थी। कृति इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। दवाई के वजह से उसकी आंखें बोझिल हो चुकी थीं और उसको नींद ने गले लगा लिया था। वही काव्यांश सोफे पर बैठा हुआ ऑफिस का काम कर रहा था। उसकी नज़रें बीच बीच में कृति पर भी चली जाती थी। वही कृति सुकून से सोई हुई थी। काव्यांश को काम करते हुए ही बहुत वक्त गुजर चुका था और साथ ही उसका काम भी पूरा हो ही चुका था। उसने अपने लैपटॉप को बंद करके टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। वो उठकर अपने बेड के राइट साइड गया तो उसने देखा कि कृति सिकुड़ के सोई हुई थी। शायद उसको ठंड लग रही थी। उसका ब्लैंकेट भी एक साइड में गिरा हुआ था। उसको देखकर काव्यांश ने एक गहरी सांस ली और उसको सही से लेटा दिया और साथ ही खुद भी सोकर कृति को अपनी बाहों में भर के दोनों ओर से उसे ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसने कृति को मजबूती से अपनी बाहों में भर के अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसके सामने अपनी और कृति का शादी का सीन आने लगा जब उसके बॉडीगार्ड उसके एक ऑर्डर पर कृति को उसके पार्ट टाइम जॉब के टाइम पर जबरदस्ती उठाकर ले आया था। कैसे वो कृति को पहली मुलाकात में भी उसको देख सकता था। वो उसकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो चुका था। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसकी आंखें, उसका चेहरा सब जैसे उसके जहन में बस चुका था। चरीना और काव्यांश के शादी का सच। काव्यांश कृति को अपनी बाहों में लिए थे और अपनी और उसकी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा था। ये लड़की उसको अपनी पहली मुलाकात में ही इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया था कि वो क्या ही कहे। वो उसकी खुशबू को अपनी रोम रोम में बसा लेना चाहता था।
उसकी जिस्म से रूह तक को उसको सांसे को अपने अंदर बसाना चाहता था। लेकिन क्या वो सही सोच रहा था? आखिर इस लड़की की वजह से ही तो उसकी रीना उसे दूर गई थी हमेशा हमेशा ले लिए। तभी उसके माइंड में रीना से मिलने से लेकर उसके शादी के तक के मोमेंट सब कुछ एक रील के तरह चलने लगती थी, वो जब वो पहली बार उससे रोड में मिला था। फ्लैशबैक। मनाली 2 महीने पहले काव्यांश अपने बिजनेस के लिए मनाली गया था और उसके साथ उसका असिस्टेंट आरिद भी गया था। दोनों ही अपने मनाली वाले ऑफिस के लिए निकल चुके थे और उनकी कार मनाली के सड़कों पर दौड़ी जा रही थी। इस वक्त कार में शांति पसरी हुई थी और काव्यांश अपनी फ़ोन पर मेल चेक कर रहा था। तभी उनकी कार एक झटके से रुकी और इसी के साथ ही कार में काव्यांश की गुस्से से भरी गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी, जो किसी के भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर सकती थी। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। व्हाट द हेल इज दिस? ये बोलकर वो अपनी काली गहरी आंखों से सामने बैठे ड्राइवर को घूरने लगता है। वही ड्राइवर की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। उसको लग रहा था कि आज इस दुनिया में उसका आखिरी दिन है। वो आखिरी बार अपने मन में भगवान को याद कर रहा था। वही बगल में बैठा हुआ आरिद वो जल्दी से बात को संभालते हुए ही बोला, बॉस सामने कोई लड़की आ गई है, उसमें उस लड़की को गलती है ना कि ड्राइवर की, हम अभी जाकर देखते हैं। ये बोलकर वो कार से उतर गया और बाहर निकला कर गहरी गहरी सांसें लेने के बाद कार के सामने देखने लगा, जहां एक लड़की जिसने मिनी ड्रेस के साथ ही ओवरकोट डाला हुआ था नीचे बीच रोड पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ आरिद के तरफ थी। अरीत उसे देखते हुए बोला, ओए लड़की, क्या तुझे मरने के लिए हमारी ही गाड़ी मिली थी जो तू हमारी गाड़ी के नीचे आ रही थी? वो तो अच्छा हुआ जो मेरे ड्राइवर ने वक्त रहते ही कार के ब्रेक लगा दिए, नहीं तो अभी तुम ऊपर की टिकट कटवा चुकी होती। अब चलो जल्दी से दफा हो जाओ, ये सब जल्दी हटाओ, हमें लेट हो रहा है। ये बोलकर घूर कर उस लड़की को देखने लगा। वही कार के अंदर बैठा हुआ काव्यांश, अब उसको गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कार से निकलकर बाहर आ गया। वही आरिद की बात सुनकर वो लड़की जैसे ही कुछ बोलने के लिए उठी तो उसके बाल सामने खड़े आदमी के चेहरे पर पड़ गए और वो लड़की बिना उस आदमी पर ध्यान दिए ही अपना भड़ास निकालने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, देखिए सर, माना मेरी गलती थी, मुझे ऐसे चलते हुए कार के सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं बीच में नहीं आती तो बेवजह ही किसी निर्दोष की जान चली जाती, जो रीना सिंघनिया होने नहीं देती, और आपको मेरी वजह से इतना लेट हुआ उसके लिए सॉरी। ये बोलकर वो बिना उस आदमी की ओर ध्यान दिए ही आगे बढ़ गई। उसकी गोद में एक छोटा सा पप्पी था जो कि वाइट कलर था और बहुत ही क्यूट लग रहा था। रीना के एक बार फिर से पलटने पर उसके बाल उस आदमी के चेहरे पर पड़ गए। वो लड़की तो चली जाती है लेकिन वो अपना छाप छोड़ गई थी। वही उसके बगल में खड़ा ड्राइवर और आरिद के पसीने छूट रहे थे। काव्यांश जल्दी से कार में बैठ गया और उसके बाद आरिद और ड्राइवर भी ऐसे ही मनाली में वक्त बीतता जा रहा था और काव्यांश और रीना की मुलाकात भी ऐसे ही दोनों में नज़दीकियां भी शुरू हो चुकी थी और दोनों डेट कर रहे थे। लेकिन इस बीच काव्यांश ने कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघी थी, ये तक कि उसने आज तक रीना को एक किस तक नहीं किया था। रीना कई बार ट्राई भी करती थी लेकिन काव्यांश उसको मना कर देता कि ये सब शादी के बाद, और ऐसे ही मनाली से दोनों ही साथ में मुंबई आ गए और उनकी शादी हो गई। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही काव्यांश को लंदन जाना पड़ा। उसकी वहाँ की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। काव्यांश उसको अपने कार्ड्स, जो कि एक गोल्डन कार्ड थी, वो देके लंदन चला गया और करीब 1 महीने बाद लौटा। उसके लंदन से इंडिया लौटने के एक दिन ही रीना की एक्सीडेंट की खबर काव्यांश को लगी, जो उसके लिए किसी आइटम बॉम्ब से कम नहीं थी। उसके ना जाने क्या क्या ख्वाब देखे थे रीना के साथ जो उसको पूरा करने थे, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं था। वो अभी ये सब अपनी आंख बंद किए सोच रहा था कि उसके कानों में किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी और वो झटके से आंखें खोल ली। फ्लैशबैक एंड। काव्यांश ने जब झटके से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि कृति रो रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। काव्यांश उसको अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। वो थोड़ा झुक करके अपने होंठ उसके कान के पास लाकर सुनने की कोशिश करने लगा। कृति बस बड़बड़ा रही थी, दीदी मत मारो, मैं आपका सारा काम कर दूंगी, प्लीज़ मत 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 करो, प्लीज़ मत मारो। ये बोलकर उसकी सिसकी और भी बढ़ रही थी। काव्यांश ने जल्दी से उसको अपने सीने से लगा लिया और बोला, कृति चुप हो जाओ, कोई नहीं मार रहा तुमको। ये बोलकर वो उसकी अपनी बाहों में और भी कसके जकड़ लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। टू बी कंटिन्यूड। अध्ययन का केयरिंग बिहेवियर। काव्यांश ने जल्दी से उसको अपने सीने से लगा लिया और बोला, कृति चुप हो जाओ, कोई नहीं मार रहा तुमको। ये बोलकर वो उसकी अपनी बाहों में और भी कसके जकड़ लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। कृति उसकी प्रेजेंस को महसूस करके कृति भी शांत हो जाती है और उससे किसी बिल्ली के बच्चे की तरह चिपक के सो जाती है। वही कृति तो आराम से सुकून की नींद काव्यांश के बाहों में सो चुकी थी, लेकिन काव्यांश के दिमाग में बहुत से सवाल छोड़ गई थी। तभी काव्यांश को डॉक्टर की बातें उस एक मन में हिट करता है और वो सोचने लगता है क्यों डॉक्टर ने वो सब कृति के लिए कहा था। पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आया और ना ही वो समझना चाहता था, लेकिन कृति की हालत देखकर वो अब सब समझ चुका था कि जरूर पास में कृति के साथ ऐसा हुआ था जिसको वजह से वो इस कदर वीक थी कि पूछो ही मत, जिस वजह से उसको पैनिक अटैक आने लगी थी। यही सब सोचते हुए ही वो सो जाता है। वैसे भी उसने अरिद को कृति के पास्ट के बारे में पता करने के बारे में बोल दिया था।
तो जाहिर सी बात है कि आरिद जल्दी ही सब कुछ पता कर पाएगा और कल तक वो सभी इन्फॉर्मेशन ले ही आएगा। अगली सुबह काव्यांश की नींद उसके टाइम पर खुला। सुबह के 5 बजे उसकी नींद खुली। वो अभी जगा ही था कि उसके मुंह पर एक हाथ आके लगा और इसी के साथ ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो अपना सिर नीचे करके देखता है जहां उसकी छोटी सी बीवी ने उस पे पूरा कब्जा किया हुआ था। उसका सिर उसके सीने पर लगा था, उसका एक हाथ उसके कमर पर कसे हुए थे, उसका दूसरा हाथ उसके गाल पर था और उसके दोनों पैर काव्यांश के पैरों को जकड़े हुए थे। साथ ही वो पूरा काव्यांश के ऊपर लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत झलक रही थी। वही काव्यांश सोचता है आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि द काव्यांश कपूर को उंगली भी दिखा सके, लेकिन उसकी ये छोटी सी वाइफ इसके हाथ उठा रही थी, साथ ही साथ उसने उसके ऊपर पूरी तरह चढ़कर सो रही थी। क्या उसको किंग साइज बेड भी कम पड़ चुका था? क्या वो उसको अपना बेड समझ रही थी? लेकिन तभी रात का सीन उसके माइंड में हिट करता है। उसने ही तो अपनी इस छोटी सी बीवी को अपने ऊपर सुलाया था, तो आखिर क्यों ना उसकी बीवी उसका फ़ायदा उठाए। वो एक गहरी सांस लेता है और कृति को सही से सुला देता है और खुद बाथरूम फ्रेश होने के बाद रूम से ही अटैच जिम में चला जाता है और एक्सरसाइज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ काव्यांश के जाने के बाद पूरे 2 घंटे बाद कृति की नींद खुलती है और इसी के साथ ही वो सिर पकड़ के बैठ जाती है। उसको देखकर लग रहा था कि उसके सिर में दर्द हो रहा था। वो अभी कुछ सोच पाती कि तभी रूम में काव्यांश एंटर करता है और उसके पास आता है और उसको इस तरह से अपना सिर पकड़े हुए देखकर वो उसके सामने बैठ जाता है। वो चुपचाप उसके पास बैठकर उसके हाथों से उसका सिर छुड़ा लेता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर गौर से देखने लगता है। वही कृति हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ा किए वो हैरानी से काव्यांश को देख रही थी, क्योंकि आज पहली बार हुआ था कि काव्यांश ने इन 2 दिनों में उसके साथ कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं किया था। कृति को तो आने वाले तूफान के पहले की खामोशी लग रही थी। वो कुछ कहने के लिए अपने होठ अभी फरका ही रही थी कि उसके पहले ही काव्यांश जल्दी से उसके होठ को अपने मुंह में भर लेता है और उसको चूमने लगता है। कृति की आंखें हैरानी से खुली हुई थी, क्योंकि आज काव्यांश के किस में एक अलग ही एहसास था, जो कि पहले दिन से काफ़ी अलग था। वो हैरानी से अपनी आंखें खोले काव्यांश को देख रहा था, जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए ही किस कर रहा था। वो बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। साथ ही जब उसको महसूस होता है तो वो अपने एक हाथ को बढ़ाकर उसकी आंखें को बंद कर देता है और उसको अपने ब्रांड चेस्ट से और भी कसके सटा लेता है और फिर से उसको होठ को चूमने लगता है। वो उसके होठों पर अपनी हक जमाए हुए बाथरूम में लेकर जाता है, क्योंकि अपने लेग से डोर बंद कर लेता है। आधे घंटे बाद काव्यांश अपनी बाहों में लेकर कृति को बाथरूम से निकलता है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे के पीछे छुपे हुए उसके अंदर की खुशी कोई नहीं जान सकता था। वो उसको गोद में उठाए हुए ही क्लोजेट की तरफ बढ़ जाता है और उसके कपड़े पहनाकर खुद भी पहन लेता है। वो उसको फिर से गोद में लिए ही रूम में लाता है और उसके अच्छे से बेड पर बैठा देता है। तभी उसके रूम नॉक होती है। काव्यांश और कृति दोनों की ही नज़रें डोर की तरफ बढ़ जाती है और वो अपनी सर्द आवाज में बोला, कमिंग ... उसके बोलने से साक्षी और एक मेड खाने की ट्रे लेकर आती है और उसके सोफे के सामने वाली कॉफ़ी टेबल पर रख देता है और चली जाती हैं। काव्यांश एक नज़र कृति पर डालता है और रूम को लॉक करके वो कृति की तरफ बढ़ जाता है और फिर से उसको अपनी गोद में उठा करके उसको सोफे पर लेके बैठ जाता है। और वही कृति तो हैरान होकर काव्यांश को देख रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है। कभी उसको खुद टॉर्चर करता है तो कभी प्यार से पेश आता है। ये आदमी तो उसके समझ से परे था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये उससे चाहता क्या था। वो अभी कुछ और सोच भी पाती कि तभी काव्यांश बोला, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वो उसके मुंह के पास एक स्पून सूप को बढ़ा देता है। वही कृति हैरानी से अपना मुंह खोले काव्यांश को देख रही थी। क्या इस इंसान को काला जादू आता था जो ये आदमी उसकी मन की भी बात जान लेता है। वही उसको ऐसे अपनी ओर देखते हुए काव्यांश उसके मुंह में सूप डालकर बोला, जब तुम इतनी ज़ोर से सोचोगी तो मैं सुनूंगा ही ना। अब चलो जल्दी से ये फिनिश करो, मुझे और भी काम है। ये बोलकर वो उसको सूप पिला देता है और उसको मेडिसिन खिलाकर उसको 4 पैकेट ब्लैक चॉकलेट देता है और उसको खाने को बोलकर वो अपने स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में पहले ही अरित मौजूद था, जो अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए ही काव्यांश का वेट कर रहा था। तभी स्टडी का रूम खुलता है और काव्यांश अंदर आता है। अंदर आते वक्त उसकी नज़र सिर्फ अरित के चेहरे पर ही थी, जिसके भाव गंभीर थे। वो काव्यांश को ग्रीट करता है और उसके सामने के सोफे पर बैठ जाता है। काव्यांश उसकी तरफ देखता है और आरित बस इतना ही बोलता है, करिता बजाज ... उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर काव्यांश उसकी तरफ देखने लगता है। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी खामोशी को अरित अच्छे से समझता था। तभी अरित ने आगे बोलना शुरू किया, बॉस आप जानते हैं कि करिता बजाज एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, जो कि बजाज है, और वो इंडिया की 5 कंपनी में शुमार थी और ये वहीं कंपनी की 50% की ऑनर थी। ये कृति सिंघनिया की बायोलॉजिकल मदर है।
जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। आज से 15 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है और वो आग में जलकर मरी थी। और करिता बजाज और मिस्टर राहुल सिंघानिया की बेटी है कृति सिंघानिया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी कृति को मीडिया के सामने या किसी भी अपने करीबी के सामने उसको अपनी बेटी के नाम से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। उसको सिंघानिया मेंशन में भी कोई कुछ खास पसंद नहीं करता है, वहाँ उससे किसी सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। और इतना बोलकर आरती अचानक रुक गया। अरित को ऐसे अटकता हुआ देखकर काव्यांश गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जिसे देख अरित गहरी सांस लेकर बोला, और अधिक खोजने पर पता चला है कि लेडी बॉस रीना और उनकी मम्मी कृति को 3rd डिग्री टॉर्चर भी दिया करते थे। सबसे बड़ी बात कि 12 साल की उम्र में ही कृति के साथ रेप अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन सही वक्त पर वहाँ उसके पापा मिस्टर सिंघानिया पहुँच गए। इन सब के पीछे भी मिसेज सिंघानिया और उनकी बेटी रीना का किया धरा था। और साथ ही पता चला है कि दोनों ही माँ बेटी मिलकर कृति को परेशान करते थे और साथ ही वो अपना कांड कृति पर भी थोप देती थी, जिसकी वजह से मिस्टर सिंघानिया कृति के ऊपर कई बार हाथ भी उठा चुके हैं।